आप सभी का पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में हार्दिक स्वागत है। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो चर्चा कर रहे होंगे वो उच्चतम न्यायालय से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिल रही होगी। आपको यह जानकारी इस वीडियो में प्राप्त हो रही होगी कि जो हमारी उच्चतम न्यायालय है इसकी जो स्थापना है कब की जाती है और किस अधिनियम के तहत की जाती है, इसका उद्घाटन कब किया जाता है और उच्चतम न्यायालय का जो गठन है वो किस अधिनियम के तहत किया जाता है। आपके जो तदर्थ न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति किस स्थिति में होती है और तदर्थ न्यायाधीश का जो प्रावधान भारत में आया वो कहाँ से आया। और जो आपकी जो उच्चतम न्यायालय है जिसे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का अधिकार प्रदान किया गया है, यह न्यायिक पुनर्विलोकन है क्या और यह जो है किस देश की अनुकृति है, और ये बहुत सारी जानकारियां होंगी। और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही होगी कि जो आपका जो नागरिकों के जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक आखिरकार कौन है और भारतीय संविधान जो है इसका संरक्षक यानी इसका संरक्षक किसे माना जाता है। बहुत सारी जानकारियां होंगी। इसमें जो है जनहित याचिका से भी जुड़ी जानकारी होगी। तो साथियों, आप बने रहें इस वीडियो में अंत तक यदि ये सभी आप जानकारी चाहते हैं। और उच्चतम न्यायालय से जुड़े जितने भी प्रतियोगी प्रश्न हैं वो सभी इस वीडियो के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी न्यायपालिका होती है वो जो है तीसरा आधार स्तंभ के रूप में जानी जाती है, क्योंकि आपकी एक विधायिका है और कार्यपालिका है और जो तीसरा है आधार स्तंभ मेन पिलर मानी जाती है वो आपकी न्यायपालिका है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की जो शासन प्रणाली है वो जो है संघात्मक शासन प्रणाली है यानी संघीय शासन प्रणाली है, लेकिन जो न्यायपालिका है भारत की वो एकीकृत है, क्योंकि सभी के शीर्ष पर जो बैठा है वो आपकी उच्चतम न्यायालय है। तो साथियों, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि वास्तव में जो हमारी उच्चतम न्यायालय है जिसे सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है, आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पहला प्रश्न यहीं से प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछा गया है। दरअसल यही पूछा गया है कि जो आपकी सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना किस अधिनियम किस कानून के द्वारा की जाती है। ऑप्शन में होगा भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, और साथ में होगा भारत शासन अधिनियम 1919 और उसी में होगा भारतीय संविधान द्वारा। तो देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है वो भारतीय संविधान के द्वारा की जाती है, ना ही किसी अधिनियम के द्वारा। और आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 के बीच जो है आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ी संपूर्ण जानकारियां इसमें दी गई हैं। तो कहने का मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो गठन किया गया है या उसकी जो स्थापना की गई है वो बिल्कुल भारतीय संविधान के द्वारा की गई है। दूसरा प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछा गया है कि आखिरकार जो है जो उच्चतम न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसका उद्घाटन कब किया जाता है। तो देखिए, जो उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन होता है वो 28 जनवरी आपका 1950 में किया जाता है। ये अच्छे से तिथि याद रखना है, क्योंकि 26 जनवरी सन 1950 को आपके देश में आपका जो संविधान लागू किया गया था, यानी इसे गणतंत्र दिवस के रूप में आप मनाते हैं। लेकिन उस दिन नहीं, उसके ठीक 2 दिन यानी कहने का मतलब 28 जनवरी 1950 को। आगे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 के बीच जो है आपका उच्चतम न्यायालय से संबंधित जुड़ी संपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। अब देखिए, हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 124 की बात करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 124 जो भारतीय संविधान का है भाग 5 का अनुच्छेद जो 124 है उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के गठन का पूरा प्रावधान दिया गया है। इसी में आप अनुच्छेद 124 फर्स्ट पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे, थर्ड, ये सारी जानकारी आपको नीचे मिल रही होंगी। यानी 124 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। अब अनुच्छेद जो 126 है, यहाँ पे हम लोग कुछ प्रमुख अनुच्छेदों पर डिस्कस कर रहे होंगे। तो 126 जो है
वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात करता है। देखिए, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से आशय ये है कि जब आपके देश का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो किसी कारणवश अनुपस्थित हो या वो किसी भी प्रकार के उसके अंदर असमर्थता थोड़ा देर के लिए आ जाती है, तो ऐसे स्थिति में जो है आपके कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है अनुच्छेद 126 के तहत। तो ये तो रहे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। आगे जो बात हो रही जो बहुत ज़्यादा प्रमुख होता है 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश। तो इसकी बात हम लोग यहीं पे कर लेते हैं कि वास्तव में जो है अनुच्छेद 127 के तहत जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 कहता है कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जानी चाहिए। देखिए, तदर्थ न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो आपके जो है देश के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस स्थिति में की जाती है ये ध्यान में रखना है। तो देखिए, जब ध्यान में रखना है कि 127 के तहत उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तब की जाती है जब उच्चतम न्यायालय के सत्र को चालू करने के लिए या शुरुआत करने के लिए गणपूर्ति न हो। जैसे न्यायाधीशों की जैसे सत्र की शुरुआत हो रही है और गणपूर्ति हेतु न्यायाधीशों की संख्या कम होती है, तो ऐसे हालात में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो है आपके उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन ध्यान में रखना है कि ये जो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का जो आपके देश में प्रावधान आया ये फ्रांस में आया। फ्रांस देश में भी इस तरीके का प्रावधान किया गया है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है गणपूर्ति हेतु जब आवश्यकता से कम न्यायाधीश जो है सत्र की शुरुआत में मौजूद रहते हैं। ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है। अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। जो बात हो रही है ये भी ज़्यादा पूछा जाता है कि आपका जो उच्चतम न्यायालय है उसे अभिलेखी न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है। यानी अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेखी न्यायालय के रूप में जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 137 की। देखिए, ये बहुत ज़्यादा प्रमुख है कि अनुच्छेद जो 137 है वो बहुत ही प्रमुख है। इसे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के नाम से जाना जाता है। एक तरह से देखा जाए तो आज के डेट में इसे थर्ड आई के रूप में जाना जाता है। देखिए, भारत के अंदर कोई भी संविधान या कोई भी जो संविधान में संशोधन हो रहा हो या जो कोई भी विधि या अधिनियम बनते हैं तो उच्चतम न्यायालय के पास जो है अनुच्छेद 137 के तहत ये अधिकार होता है कि जो भी विधि या अधिनियम बन रहे हैं कहीं वो भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं न कर रहे हैं या कहीं न कहीं इस तरीके की उसको जो है रीचेक करने का जो है शक्ति जो है उच्चतम न्यायालय को प्रदान की जाती है। यानी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, जो विधि या अधिनियम बन रहे हैं उसको जो है चेक करना कहीं वो भारतीय संविधान का या ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसा कोई विधि या अधिनियम न बन जाए जो नागरिकों के मूल अधिकारों का यानी मौलिक अधिकारों का हनन साथियों करता हो। तो ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त जो है कराती है, यानी ये अधिकार उसे प्राप्त है। तो अनुच्छेद 137 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका 127 तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति गणपूर्ति हेतु की जाती है। बात कर लिया जाए अनुच्छेद 143 की। देखिए, अनुच्छेद 143 की जब बात करेंगे तो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार प्राप्त है। यदि राष्ट्रपति किसी विधि के मामले में या किसी भी मामले में यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है तो वह राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श जो है ले सकता है, लेकिन वो परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी वो परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन किसी भी मुद्दे, किसी भी विषय, किसी भी अधिनियम, किसी भी विधि के ऊपर जो है वो परामर्श जो है ले सकता है। यह अधिकार जो है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत प्रदान हुआ है और उच्चतम न्यायालय ये परामर्श उन्हें दे सकती है। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 है जहां पे बात होती है उच्चतम न्यायालय के गठन की। तो उच्चतम न्यायालय के गठन के लिए अनुच्छेद 124 बना है और 124 जो पहला है वो यही है कि वास्तव में जो है वो जो है न्यायाधीशों की संख्या को लेकर के है। तो वर्तमान में यदि देखा जाए तो जो भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में प्रावधान किया गया है वो कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है उच्चतम न्यायालय के वो 34 निर्धारित की गई है, जिसमें आपका एक मुख्य न्यायाधीश होगा तो 33 वो और एक 34, कहीं कहीं आपको 31 भी मिल सकता है, 30
31 से 31, लेकिन वर्तमान में संविधान द्वारा 33 और 1 34 जो है कुल मिलाकर के जो है आपके न्यायाधीशों की संख्या होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो है भारत के चीफ जस्टिस कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में वो जो है नियुक्त किए गए हैं। वो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में, जिनकी नियुक्ति जो है 9 अक्टूबर 2022 को की जाती है, और वो आपके हैं DY चंद्रचूड़ जी। तो चंद्रचूड़ जी की नियुक्ति 9 अक्टूबर 2022 को की जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि जो इनका कार्यकाल होता है वो अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक होता है। जैसे उनकी आयु 65 वर्ष पूरी हो जाती है, वो अपने पद से उन्हें हटा दिया जाता है, नए न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अब आगे थोड़ी बात करते हैं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपको पता है कि नई दिल्ली में की गई है, और सर्वोच्च न्यायालय स्थित आपकी नई दिल्ली में है। लेकिन यदि जरूरत पड़ती है तो जो देखिए होता क्या है, यहाँ पे न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त करने के तदोपरांत, यानी जो राष्ट्रपति जो आपका मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त करने के तदोपरांत वो किसी भी भारत के भूभाग में यानी किसी भी जगह जो है वो अपना जो है अपनी बैठक यानी जो है अपनी बैठक कर सकता है। अब तक 2 जगहों पे जो है बैठकें की जा चुकी है। हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर 2 ऐसे स्थान हैं जहां पे जो है वो यानी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें अब तक आहूत की गई हैं। लेकिन वास्तव में जो सर्वोच्च न्यायालय की बैठक है वो नई दिल्ली में ही होती है, और उसका मुख्यालय भी आपको पता है नई दिल्ली में ही स्थित है। अब बात थोड़ी हो जाती है उनके योग्यता की। तो देखिए मुख्य न्यायाधीशों की योग्यता की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के भाग 24 के अंतर्गत 124(3) में बतलाई गई, यानी 124(3) के अंतर्गत। तो उसमें वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और जो मुख्य न्यायाधीश की जो उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनने की योग्यता है, पहली बात तो भारत का नागरिक हो। दूसरा उसे ये है कि वह जो है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में जो है 10 वर्ष तक जो है अपनी सेवा दे चुका हो, या जो है 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में यानी किसी भी भारत के हाई कोर्ट के अंतर्गत वो व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में उसको नियुक्ति प्रदान की जा चुकी हो। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वे भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति की जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार किसे प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो है अपने पद पे देखिए 143 के तहत इनकी योग्यता हो जाती है, 5 वर्ष तक अपने पद पे ये बने रहते हैं, लेकिन अधिकतम आयु आपको पता है 65 वर्ष। अब 124 का जो 2 कहता है कि मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति आपके देश के राष्ट्रपति, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये आपके देश के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी भारत के प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। लेकिन जो अन्य मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो मुख्य न्यायाधीश की परामर्श लेकर के राष्ट्रपति करता है, लेकिन परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी उनसे सलाह ले सकता है। आगे है पदावधि की बात करते हैं। तो जो पदावधि है आपको पता है अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक वो व्यक्ति जो है अपने पद पे बना रहता है। आगे अगर हम वेतन भत्ते की बात कर लेते हैं, देखिए जो वेतन भत्ता है, जो मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन भत्ता है वर्तमान में वो 2,80,000 है वेतन है, एवं भत्ते अन्य भत्ते भी साथ में है 2,80,000, और अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन है वो 2,50,000। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि जो आपके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है, यानी जो न्यायाधीश हो चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है, यह पूछा गया प्रश्न है। तो वो आपकी जो है भारतीय संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। दूसरा सवाल ये भी परीक्षा में पूछा गया है कि जो न्यायाधीशों के जो वेतन एवं भत्ते होते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं, तो वो भारत की संचित निधि से। तो जो न्यायाधीश हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनका वेतन एवं जो भत्ता होता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, और साथ ही साथ में जो है वेतन एवं भत्तों का जो निर्धारण होता है वो पार्लियामेंट द्वारा किया जाता है, यानी भारत की संसद द्वारा किया जाता है। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए अनुच्छेद 126 के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार। देखिए 126 के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, यानी कभी जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है किसी कारणवश, तो कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति
को ये अधिकार प्रदान किया गया है और वो उसकी नियुक्ति करता है। जब मुख्य न्यायाधीश का पद क्या हो, रिक्त हो, किसी कारणवश रिक्त हो, तो ऐसी स्थिति में तदर्थ न्यायाधीश की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे है न्यायाधीशों को हटाया जाना। देखिए कोई भी न्यायाधीश जो है, उच्चतम न्यायालय का जो भी न्यायाधीश है, उसे हटाए जाने के दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण है सिद्ध कदाचार और दूसरा कारण है असमर्थता। इन दो स्थितियों में जो है आपके जो है न्यायाधीश को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। लेकिन इसको जो हटाए जाने का प्रावधान है वो बिल्कुल भारत के राष्ट्रपति जैसा है, बिल्कुल महाभियोग की प्रक्रिया जैसे लगती है उस टाइप का है। उसमें दरअसल होता क्या है कि देखिए लोकसभा या राज्यसभा द्वारा किसी भी ये प्रस्ताव किसी भी जो है लोकसभा या राज्यसभा दोनों द्वारा लाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि केवल लोकसभा द्वारा लाया जाएगा, केवल राज्यसभा द्वारा। लेकिन जब भी जिसके द्वारा ये प्रस्ताव लाया जाएगा, अगर लोकसभा लाएगी तो कम से कम 100 सदस्यों द्वारा उसका अनुमोदन प्राप्त हो, और अगर राज्यसभा लाती है तो उसकी कम से कम संख्या, जो भी संख्या है उसके 50 सदस्यों का अनुमोदन उसको प्राप्त होना चाहिए, यानी उसके प्रस्तावक होने चाहिए। और यदि 2/3 बहुमत के द्वारा, भारी बहुमत के द्वारा अगर लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो ऐसे स्थिति में जो है भारत के जो न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के होते हैं उन्हें हटाया जाएगा। यह उनके हटाए जाने का प्रावधान है एक तरह से महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। लेकिन ये पता होना चाहिए आपको कि अब तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर इस तरीके का प्रावधान, यानी उन्हें हटाए जाने का जो ये प्रावधान है, अब तक नहीं किया गया। अब चलिए हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। आगे का जो मामला है, देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय के कुछ क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों की बात हम लोग कर लेते हैं। तो यहां जब जाते हैं तो देखिए जो उच्चतम न्यायालय होती है उसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, यानी वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त होता है कि यदि कोई भी नागरिक है, यदि उसके मौलिक अधिकारों का कहीं से हनन हो रहा है, तो वो जो है अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय जा सकता है। यानी अर्थात ये कह सकते हैं कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की यदि कोई संरक्षक है तो वो है आपकी उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। ये बहुत बार पूछा गया आपका प्रश्न है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये है कि देखिए भारत का जो सबसे बड़ा अपीली न्यायालय है, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का यदि कोई सबसे बड़ा अपीली न्यायालय हो सकता है तो वो आपका है जो है उच्चतम न्यायालय। यानी अनुच्छेद 131 के तहत किसी भी मामले को लेकर के आप जो है सबसे बड़ी अदालत में आप अपील दायर कर सकते हैं। और अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये पावर होता है कि उस पर वो सुनवाई कर सकती है। अब अनुच्छेद 132 के तहत जो है वो संवैधानिक मामलों में, यानी कोई भी अनुच्छेद 132 के तहत संवैधानिक मामलों में जो है उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्राप्त किया गया है। यदि कोई संवैधानिक मामला है, कोई विधि है, अधिनियम है, तो उसके तहत जो है उन संवैधानिक मामलों की सुनवाई करने का अधिकार उसे प्राप्त है। अनुच्छेद 133 के तहत वो सिविल मामलों में सुनवाई करती है। अनुच्छेद 134 के तहत आपराधिक मामलों में सुनवाई करने का राइट है। और अनुच्छेद 134 के तहत विवेकी अधिकार है। ये बहुत बड़ा ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 136 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को किसी भी मामले में जो है विवेकी अधिकार प्राप्त होता है। लास्ट में यदि कोई मामला यदि जो है इस टाइप का आ जाता है तो ऐसे में जो है जो उच्चतम न्यायालय होती है उसे स्वविवेकी अधिकार प्रदान किया गया 136 के तहत। मूल अधिकार की बात हो गई। अब न्यायिक पुनर्विलोकन की बात हो गई। न्यायिक पुनर्विलोकन के ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा कर दिया है कि देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का जो अधिकार जो उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया गया है, यानी कोई भी विधि या अधिनियम के ऊपर जो है जो भी देश के अंदर विधि या अधिनियम बनाए जाते हैं उसके ऊपर न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का अधिकार उच्चतम न्यायालय को मिला है अनुच्छेद 137 के तहत। और ध्यान देना है ये कहाँ की अनुकृति है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत भी कोई विधि या अधिनियम बनता है तो वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो इन बने विधियों या अधिनियमों का जो है अच्छे से जो है उसका जो है रीचेक करती है कि कहीं जो है यह जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन न हो और ना ही यह कानून या विधि जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों के ऊपर कोई ठेस पहुंचाती हो, यानी नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बौना करती हो। आगे बात कर लेते हैं 143 के तहत राष्ट्रपति किसी विधि
देखिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी विधि या तथ्य के संबंध में परामर्श मांग सकता है, लेकिन बाध्य नहीं। ये बात भी हम लोग पहले कर चुके हैं। अब कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये भी पूछे गए हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल लगता है, वो ये लगता है कि जो उच्चतम न्यायालय हमारी होती है वो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना, ये अधिकार किसके पास है? यानी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार, वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? तो ये आपके जो है संसद के पास है। ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। जनहित याचिका की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई? तो जो आपकी जनहित याचिका है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, उसमें बहुत सारी बातें रहेंगी, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो जनहित याचिकाएं होती हैं उनके ऊपर जनहित याचिका की जो आज जो है जो सार्वजनिक हित के मुद्दे होते हैं उसी के ऊपर जनहित याचिका दायर की जाती है, सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर। तो इसकी जो शुरुआत की गई है यह एक न्यायिक पहल के द्वारा की गई है, यानी एक न्यायिक पहल के द्वारा जो है जनहित याचिका की शुरुआत भारत में की जाती है। अब देखिए, एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे चीफ जस्टिस रहे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश तो थे ही, साथ में राष्ट्रपति का पद भी सुशोभित किए। तो उनका नाम है एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला चीफ जस्टिस भी थे और साथ में जो है भारत के राष्ट्रपति के पद को भी उन्होंने सुशोभित किया। अब देखिए, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वो आपको जो है किसके पास है? तो वो आपकी उच्चतम न्यायालय के पास है। यानी भारतीय संविधान जो बना है इसकी अंतिम व्याख्या यानी एक्सप्लेन करने का किसी के पास यदि कोई राइट है तो वो आपके उच्चतम न्यायालय के पास है। या ऐसे घुमा के प्रश्न पूछा गया है, संविधान का संरक्षक कौन है? यानी भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो है आपकी जो है उच्चतम न्यायालय है। ये ध्यान में रखना है। और अगला जो सवाल है कि यदि कोई उच्चतम न्यायालय से कोई न्यायाधीश यदि सेवानिवृत्त हो जाता है तो वो कहाँ अपनी सेवा दे सकता है, कहाँ वकालत कर सकता है? तो वो कहीं भी देश के अंदर कहीं भी वकालत नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का जो है आपका न्यायाधीश है सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसके बाद देश के किसी भी न्यायालय में उसे वकालत करने का कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त है। साथियों, ये जितनी भी क्वेश्चन थे आपके बहुत ही ज़्यादा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का वृद्धि करना, जनहित याचिका वाला, और संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार, या संविधान का संरक्षक की बात कर ली जाए, या बात कर ली जाए उद्घाटन की, या बात कर ली जाए संविधान सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, या तदर्थ न्यायाधीश की, या वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ये सारे जितने भी आपने देखा यहाँ पे, और वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है, और जो वेतन भत्ता होता है मुख्य न्यायाधीशों को वो कहाँ से दिया जाता है? वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ये जरूर पसंद आया होगा। यदि साथियों ये पसंद आए तो इसे अपने लोगों में जरूर शेयर करिएगा, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, हमारा मनोबल कमेंट करके जरूर बढ़ाइएगा ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके की कुछ खूबसूरत वीडियो आपके बीच लाता रहूं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।